हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से रज़ा शाह पहलवी के विषय में तथा उसके द्वारा किए गए सुधार और उसके प्रारंभिक जीवन के विषय में आप लोगों से चर्चा करूंगी। रज़ा शाह पहलवी को ईरान के इतिहास में क्रांतिकारी सुधारक के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ईरान में सभी ही क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुधार कार्य किए थे। ईरान के एक कुशल प्रशासक के रूप में उन्हें याद किया जाता है, जिसने ईरान को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का कार्य किया था। ईरान के इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तब हम देखते हैं कि क्रांतिकारी सुधारक के रूप में अपने आप को इतिहास के पन्नों में दर्ज करने वाला रज़ा शाह पहलवी रहा है। ईरान के इतिहास में उसे कुशल प्रशासक के रूप में पहचान भी दी गई है। अगर हम रज़ा शाह पहलवी के प्रारंभिक जीवन के विषय में बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि 21 फरवरी 1921 को सैयद ज़ियाउद्दीन के द्वारा एक नए सरकार की स्थापना की गई थी। इस सरकार में उसने रज़ा शाह पहलवी के महत्व और योग्यता को समझते हुए उसे अपना युद्ध मंत्री और सेनापति जैसे महत्वपूर्ण पद सौंप दिए थे। रज़ा शाह पहलवी ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण ज़ियाउद्दीन की हत्या करवा दी थी तथा 28 अक्टूबर 1923 को स्वयं प्रधानमंत्री बन गया था। उस समय अहमद शाह ईरान का शासक या शाह रहा था, जो रज़ा शाह पहलवी के भय से यूरोप भाग गया था। रज़ा शाह पहलवी के महत्वाकांक्षा को देखते हुए ईरानियन तेल कंपनी के द्वारा उस समय के शक्तिशाली बख्तियारी कबीले को रज़ा शाह पहलवी के विरुद्ध भड़काया गया था, किंतु रज़ा शाह पहलवी ने इन विद्रोहियों के विद्रोह को सफलतापूर्वक दमन भी किया था। रज़ा शाह पहलवी के विषय में यदि हम और अधिक बात करते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि फरवरी 1925 में मजलिस के द्वारा रज़ा शाह पहलवी की सत्ता को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। यही नहीं, मजलिस ने 11 अक्टूबर 1925 को अहमद शाह को गद्दी से हटा दिया था और 13 दिसंबर 1925 को उसे ईरान का शासक घोषित किया गया था। कालांतर में 25 अप्रैल 1926 को उसने मयूर सिंहासन पर राज मुकुट को धारण करते हुए अपना नाम रज़ा शाह पहलवी के अधीन अपने आप को शासक के तौर पे खुद का ऐलान भी किया था। रज़ा शाह पहलवी क्रांतिकारी विचारों वाला व्यक्ति था। उसे न सिर्फ पहलवी वंश की नींव रखी थी, बल्कि उसने ईरान के आधुनिकीकरण के लिए भी हर संभव प्रयास किया था। वास्तव में वह सैयद हसन तकीजाद और मुस्तफ़ा कमाल पाशा के विचारधारा को बहुत अधिक पसंद करता था और उनसे बहुत अधिक प्रभावित भी रहा था। यही कारण है कि रज़ा शाह पहलवी ने शासन पर बैठने के साथ ही साथ एक आधुनिक ईरान राष्ट्र के निर्माण की बात कही थी और तथा इसके लिए कई सुधार कार्य और कई कार्यक्रमों को वास्तविकता भी प्रदान की थी। सबसे फर्स्ट यदि यहाँ पे हम रज़ा शाह पहलवी के द्वारा सैन्य व्यवस्था में सुधार की बात करते हैं तो रज़ा शाह पहलवी पूर्व में सेनापति के पद पर रह चुका था, इसलिए वह इस बात को भली भांति समझता था कि देश के एकीकरण, राष्ट्रीयकरण और पुनर्गठन के लिए एक शक्तिशाली सेना सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि उसने सैनिक सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी और उसके द्वारा सैनिकों को नियमित वेतन भुगतान करने की व्यवस्था भी की गई थी। सैन्य व्यवस्था में हर स्तर पर अनुशासन लाने का प्रयास किया गया था। सैनिकों के हृदय में देश के प्रति सम्मान, आदर, प्रेम और विश्वास जैसी भावनाओं को उत्पन्न भी किया गया था। अनिवार्य सैनिक सेवा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट, क्योंकि खुद रज़ा शाह पहलवी एक सेनापति भी रहा था, उसने सैन्य व्यवस्था की ओर सर्वप्रथम ध्यान भी दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अन्य सुधारों के विषय में बात करते हैं तो यातायात के क्षेत्र में भी हमें सुधार कार्य देखने को मिलते हैं। रज़ा शाह पहलवी इस बात में विश्वास रखता था कि देश में प्रशासनिक दृष्टिकोण से एकता बनाए रखने के लिए पूरे राज्य में सैनिक व्यवस्था को त्वरित व्यवस्था के लिए यातायात की व्यवस्था होनी आवश्यक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए उसने यही कारण रहा था कि यातायात के क्षेत्र में कई सुधार भी किए थे
और 1939 में उसके द्वारा 20,000 मील सड़कों का निर्माण करवाया गया था। सड़कों के निर्माण के लिए जर्मनी से इंजीनियरों को बुलाया गया था तथा उनसे परामर्श किया गया था। सड़कों के द्वारा गांवों को शहरों से जोड़ने का कार्य किया गया था। तेहरान के कैस्पियन सागर तथा फारस की खाड़ी को जोड़ने के लिए उसके द्वारा ट्रांस ईरानियन रेलवे का निर्माण करवाया गया था, जो 700 मील लंबी पटरी से युक्त रहा था, जिसमें 224 सुरंग थे और 1923 पुल रहे थे, और इस पे जो खर्च आया था वह 3 करोड़ की राशि इस पे खर्च की गई थी। इस राशि की व्यवस्था के लिए रजा शाह पहलवी ने चाय और चीनी पर अतिरिक्त कर लगा दिया था। रजा शाह के द्वारा ईरान के प्रमुख शहरों के बीच वायु मार्ग तथा वायु यातायात की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए भी उसने जर्मनी से सहायता ली थी। 1927 में जर्मन जंकर वर्क्स की सहायता से रजा शाह पहलवी ने तेहरान से इस्फहान तक हवाई सेवा प्रारंभ करवाई थी। रजा शाह पहलवी ने 1928 में इटली से 2 बड़े जंगी जहाज़ों को लाकर अपनी नौसेना में इसे भर्ती भी किया था या इसका प्रारंभ करवाया था। उसके द्वारा 1931 में ब्रिटिश इंडो यूरोपियन तार कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिससे कि डाक तार विभाग को पर्याप्त विकास का अवसर उपलब्ध करवाया जा सके। यदि हम आर्थिक क्षेत्र में रजा शाह पहलवी के सुधारों के विषय में बात करते हैं तो रजा शाह पहलवी ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था में कई सुधार कार्य किए थे, जिससे कि अर्थव्यवस्था को एक सहज विकास का मार्ग प्राप्त हो सके। उसके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कई सुधार भी जो किए गए थे, उसके अधीन उसने अमेरिका से एक अर्थ विशेषज्ञ को ईरान बुलवाया था। साथ ही साथ जब वह विशेषज्ञ वापस चला गया तो उसने एक जर्मन अर्थ विशेषज्ञ को ईरान बुलवाया था। उसके द्वारा आर्थिक सुधार के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करवाई गई थी। ब्रिटिश बैंक के नोट छापने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था तथा 1931 में विदेशी व्यापार को राज्य के द्वारा नियंत्रण में ले लिया गया था। तेल के क्षेत्र में उसने अंग्रेजों पर दबाव बनाकर 16% से इसे बढ़ा करके मुनाफे में अपने हिस्से को 20% तक कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने 5 शिलिंग प्रति टन चुंगी देने पर भी अपनी सहमति दे दी थी। तो यहाँ पे हम यह देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में भी कई सुधार किए गए थे और सुधार आर्थिक क्षेत्र में लाने के लिए उसने अमेरिका और जर्मनी से भी अर्थ विशेषज्ञों को बुलवाया था। यदि हम अन्य और जितने सुधार रहे थे आर्थिक क्षेत्र में, यदि उसकी हम चर्चा करते हैं तो 1928 में ईरान के राष्ट्रीय बैंक मिल्ली ईरान के द्वारा बैंक ऑफ एशिया द मिडल ईस्ट जैसे अनेक संस्थाओं का व्यापार अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो यहाँ पर बैंकों का स्थापना भी करवाया गया था, साथ ही साथ उसको अपने नियंत्रण में भी लिया गया था। उसके द्वारा आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए देश में कई होटलों का निर्माण करवाया गया था। जहाज बनाने के लिए उद्योग लगवाए गए थे। राजकीय संस्थाओं के लिए चीनी, नमक, चाय, पेट्रोल, अफीम के व्यापार को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया था। 1938 में रजा शाह पहलवी के द्वारा कारखाना कानून बना करके श्रमिकों मजदूरों के हित में व्यवस्था की गई थी। 1939 में कृषि से संबंधित जो कानून बनाए गए थे उसमें कृषि योग्य भूमि पर विदेशियों के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। उसके द्वारा विदेशी व्यापार को राजकीय नियंत्रण में लेते हुए विदेशी व्यापार के विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे। तो यहाँ पे हम यह देख सकते हैं कि रजा शाह पहलवी ने आर्थिक सुधार के लिए बैंकों का निर्माण भी करवाया था तथा साथ ही साथ जहाज निर्माण, कई सामग्री जिस पे अपना सरकारी नियंत्रण वो स्थापित कर सकता था उनके व्यापार में, उसने वह भी किया था। और साथ ही साथ जो है कानून बना करके कृषकों के हित के लिए भी सोचा था। अब यहाँ पे यदि हम उसके धार्मिक सुधारों के विषय में या धार्मिक क्षेत्र में सुधार के विषय में बात करते हैं तो रजा शाह पहलवी देश में विद्यमान मध्यकालीन संस्कृति से खुश नहीं था तथा वह प्राचीन ईरानी सभ्यता को लागू करना
चाहता था। 1925 में देश का नाम फारस के स्थान पर ईरान कर दिया गया था। अपने नाम में पहलवी उपनाम को उसने शामिल भी किया था। उसने न्याय व्यवस्था को धार्मिक व्यवस्था से अलग करने का या पृथक करने का कार्य किया था। उसके द्वारा धार्मिक जायदाद सरकारी नियंत्रण में ले लिए गए थे। धार्मिक जायदाद का अर्थ है कि जितनी भी जो संपत्ति रही थी, धर्म या धार्मिक जो रहे थे कर्मकांड उनसे रिलेटेड, उनको सभी को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया था। धार्मिक प्रथाओं जैसे मुहर्रम के 10वें दिन शोक मनाना, तजिया निकालना, धार्मिक खेल तमाशा के ऊपर भी रोक लगा दी गई थी। रजा शाह पहलवी ने इस्लामी चंद्र तिथि क्रम की व्यवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर ईरानी सौर्य तिथि क्रम व्यवस्था को लागू करने का कार्य किया था। रजा शाह पहलवी के द्वारा कई धार्मिक उपाधियों जैसे कि मशहदी, साथ ही साथ हाजी, करबलाई को समाप्त कर दिया गया था। 1930 में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा को भी समाप्त किया गया था। वास्तव में रजा शाह पहलवी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता था। इतिहासकारों का मत है कि धार्मिक सुधारों में रजा शाह पहलवी को अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त हुई थी। हालांकि फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मार्ग जिस ओर जाता है धर्मनिरपेक्षता की ओर, उसको कहीं ना कहीं उसको स्थापित करने का कार्य रजा शाह पहलवी जरूर किया था, क्योंकि यहाँ पे न्याय व्यवस्था को धार्मिक व्यवस्था से अलग करना ही दर्शाता है कि रजा शाह पहलवी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम न्यायिक व्यवस्था के विषय में या न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार के विषय में बात करते हैं तो रजा शाह पहलवी ने शरीयत के कानून के स्थान पर फ्रांसीसी और स्विस व्यवस्था पर आधारित कानून को लागू करवाने का कार्य करवाया था। उसने फौजदारी और दीवानी मामलों को भी धार्मिक न्याय व्यवस्था से अलग करने का कार्य किया था तथा साथ ही साथ आधुनिक न्यायालयों की स्थापना भी करवाई थी। इस व्यवस्था से मुल्लाओं का तथा इस्लाम का महत्व ईरान में काफी कम हो गया था। तो यहाँ पे जो उसके द्वारा कार्य किए गए थे न्यायिक व्यवस्था में कि धर्म से न्याय व्यवस्था को अलग करने का प्रयास किया गया था तथा जो नवीनता लाने के लिए न्याय व्यवस्था में फ्रांसीसी और स्विस व्यवस्था के आधारित कानून को अपनाया गया था। यहाँ पे यदि हम रजा शाह पहलवी के द्वारा महिलाओं के सामाजिक स्थिति में सुधार के विषय में बात करते हैं तो रजा शाह पहलवी ने ईरान में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने का कार्य किया था। उसने सर्वप्रथम पर्दा प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रचार करना प्रारंभ किया था। उसके द्वारा तलाक के लिए भी नए कानून बनाए गए थे। विवाह के लिए लड़कियों की उम्र जो पहले 9 वर्ष थी उसे बढ़ा करके 15 वर्ष की गई थी। पर्दा प्रथा की तरह ही उसने बुर्के पहनने की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया था। रजा शाह पहलवी के द्वारा महिलाओं को नए वस्त्रों के लिए 2500 पाउंड की राशि प्रदान की गई थी। 1935 में उसके द्वारा एक महिला सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करवाई गई थी। तलाक व्यवस्था में विद्यमान पुरुषों के वर्चस्व को समाप्त कर दिया गया था और साथ ही साथ उसने राजकीय पदों पर महिलाओं को काम करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। तो यहाँ पे उस समय के जो सामाजिक परिवेश रहे थे उसके अनुसार जितना सुधार किया जा सकता था या संभव था रजा शाह पहलवी के द्वारा किया गया था, जिस वजह से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार भी हो पाई थी। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि महिलाओं के सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए जो उसने कार्य किए थे तो यहाँ इसे धर्म के परिप्रेक्ष्य से भी देखा जा सकता है कि जितनी जो प्रथाएं रही थी जैसे कि पर्दा प्रथा या तलाक या बुर्का पहनना, सभी में उसने परिवर्तन लाने का कार्य किया था। जो विवाह का जो उम्र रहा था लड़कियों का उसको 9 वर्ष से बढ़ा करके 15 वर्ष किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे जो है उम्र बढ़ाने के साथ में वो लड़कियों के स्थिति में भी सुधार लाने का या उसमें जो है चेंजेस लाने का प्रयास किया था और यहाँ पे राजकीय पदों पर महिलाओं को काम करने की स्वतंत्रता दे करके महिलाओं को अधिकार देने का भी कार्य उसके द्वारा किया गया था। यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में रजा शाह पहलवी के द्वारा किए गए सुधार कार्यों की बात करते हैं तो यहाँ पे हम यह देखते हैं कि उसने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। साथ ही साथ आधुनिक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल बड़े पैमाने पर स्थापित करवाए गए थे, जिसका परिणाम यह हुआ था कि 1921 में जहां 1% ईरान की जनता शिक्षित थी, यह बढ़ करके 1939 में 33% हो गया था। 1934 में रजा शाह पहलवी ने तेहरान में
एक विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी तथा इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलवाया था। उसने छात्रों को पढ़ने के लिए तथा प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें विदेश भेजने की व्यवस्था भी की गई थी। उसके द्वारा लड़के और लड़कियों को सह शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित किया गया था। 1938 में 1,24,000 वयस्क संध्याकालीन कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे थे। बालचर संस्थाओं को भी शिक्षा के विकास के लिए स्थापित किया गया था। आगे यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके द्वारा अगर हम साहित्यकारों की बात करें तो अबुल कासिम लाहौती जैसे प्रसिद्ध काव्यकार ने विश्व में प्रसिद्धि अर्जित की थी। परवीन इतिसामी उस समय के प्रसिद्ध कवयित्री रही थीं। तो यहाँ पे जो है साहित्य के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि प्रगति देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट, रज़ा शाह पहलवी ने वेशभूषा में भी सुधार करवाया था। रज़ा शाह पहलवी ने 1928 में पूर्वी पोशाकों पर कानून के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया था। उसने लोगों द्वारा पहने जाने वाले फेज और पगड़ी को समाप्त कर दिया था। पहलवी हैट का प्रचलन प्रारंभ करवाया था। हैट पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। महिलाओं के लिए यूरोपियन पोशाक पहनना कानूनी बाध्यता बना दी गई थी। बाद में उसने हैट को हटाकर यूरोपियन हैट पहनना अनिवार्य कर दिया था। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा की ही तरह रज़ा शाह पहलवी ने भी वेशभूषा में भी तथा पहनावा में भी सुधार लाने का कार्य किया था। आगे यहाँ पे यदि हम भूमि और राजस्व व्यवस्था में सुधार के विषय में यदि बात करते हैं तो रज़ा शाह पहलवी ने अपने देश की समस्त भूमि के लिए एक सर्वेक्षण और बंदोबस्त की व्यवस्था करवाई थी, जिससे कि लगान के दरों में समानता लाई जा सके। 1922 में संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों का पंजीकरण बनाने के लिए तथा उसके कानून को अनिवार्य कर दिया गया था। एक पृथक विभाग की व्यवस्था की गई थी। 1931 में किसानों के फसल की कीमत उन्हें सही मिल सके, इसके लिए उसने अनाज की कीमत तय कर दी थी। 1935 में उसने कानून बना करके गांव के मुखिया को यह अधिकार दिया था कि वह सरकारी कानूनों और आज्ञा को जनता और गांव के लोगों के बीच में प्रसारित करे। जिला परिषद की व्यवस्था कर ग्राम विकास के मार्ग को प्रशस्त किया गया था। 1939 में फसल के बंटवारे को लेकर के भी कानून बनाए गए थे तथा इसके साथ ही साथ जिस भूमि को जोतने, बेचने, खरीदने का हक किसानों को था उसे खालसा इंतकाली कहा जाता था। जो भूमि राज्य की निजी संपत्ति थी उसे खालसा दीवानी कहा जाता था। खालसा भूमि के लिए 1931 में कानून भी बनाए गए थे। उसके द्वारा सिंचाई के संबंध में भी समुचित व्यवस्था करवाई गई थी। उसने एक सिंचाई संस्थान का गठन करवाया था जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई व्यवस्था को लागू करने के लिए जमींदारों की सहायता करना था। तो यहाँ पे रज़ा शाह पहलवी ने भूमि के क्षेत्र में भी कई सुधार कार्य किए थे, जिससे कि वहाँ पे लगान वसूली में भी समानता हो सके। साथ ही साथ दस्तावेजों के पंजीकरण को करवाना, अलग से एक पृथक विभाग की व्यवस्था करवाना, साथ ही साथ 1937 में कृषि विकास कानून को लागू करना, जिला परिषद की व्यवस्था करना। जिला परिषद की व्यवस्था यदि हम बात करते हैं तो यहाँ ये समझा जा सकता है कि भूमि और राजस्व व्यवस्था को वो ग्राउंड लेवल तक व्यवस्थित करने का कार्य कर रहा था और उसे गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। साथ ही साथ 1939 में उसने जो फसल के बंटवारे को लेकर कानून बनाया था, ये भी एक बहुत अच्छा कदम रहा था, क्योंकि इससे जो है लगान वसूली में भी मदद मिलती थी। और खालसा, जैसा कि हम जानते हैं कि ये भूमि जो है, यदि इतिहासकार के जो पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं, खालसा भूमि के विषय में जैसा कि हम पढ़ते हैं मध्यकालीन जो पीरियड है पूरा, उसमें कि खालसा भूमि जो है वो बेसिकली जो केंद्र सरकार होती है उसके अधीन का होता है भूमि ये। परंतु यहाँ पे हम यह देखते हैं कि खालसा को भी दो पार्ट में या दो तरह की भूमि में विभाजित किया गया है, खालसा इंतकाली और खालसा दीवानी। तथा खालसा भूमि के लिए भी उसने 1931 में कानून भी बनवाया था। और सिंचाई जो बहुत अधिक आवश्यक होती है कृषि के लिए, उसके लिए उसने समुचित व्यवस्था करवाई थी और तथा साथ ही साथ उसने सिंचाई संस्थान का भी गठन करवाया था।
रज़ा शाह पहलवी ने अपने उपरोक्त सुधारों के लिए एक नए आधुनिक ईरान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। यद्यपि उसके कुछ सुधारों को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था, उसने अपने सुधारों को जनता में प्रचारित करने के लिए संचार माध्यमों का सहारा भी लिया था। रेडियो के द्वारा उसने अपने सुधारों का प्रचार भी किया था। समाचार पत्रों के माध्यम से भी उसने जनता को अपने सुधारों के संदर्भ में अवगत कराने का कार्य किया था। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि रज़ा शाह पहलवी ने एक आधुनिक ईरान के निर्माण की जितने भी प्रयास उसके द्वारा किए जा सकते थे उसने किए थे। फिर भी इतिहासकारों का मत है कि उसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा की तुलना में कम ही सफलता प्राप्त हुई थी। परंतु यहाँ पे इतिहासकारों का मत जो भी रहा हो, या जब तुलना उसकी की जाए मुस्तफ़ा कमाल पाशा से, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है वो तुर्की का रहा था और यहाँ पे ईरान का रहा था रज़ा शाह पहलवी। दोनों के सामाजिक और धार्मिक परिवेश में बहुत अधिक भिन्नता थी तथा उसके राजनीतिक इतिहास में भी। और रज़ा शाह पहलवी से अलग जो है यहाँ पे यदि हम बात करते हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा की, तो उसे बहुत अधिक मदद मिली थी या सहयोग मिला था वैश्विक स्तर पे भी। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि रज़ा शाह पहलवी जो था, उस समय ईरान की जो धार्मिक परिवेश या सामाजिक परिवेश रही थी, उससे ऊपर उठा करके समाज में परिवर्तन लाना, स्पेशली धार्मिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए, जहाँ पे बहुत अधिक हम कह सकते हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, वहाँ से सुधार लाने का प्रयास करना, ये यहाँ पे बिल्कुल कहा जा सकता है कि रज़ा शाह पहलवी जो है उसने अभूतपूर्व कार्य किया था नए आधुनिक ईरान की स्थापना के लिए। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं रज़ा शाह पहलवी के विषय में, तो जब भी ईरान के आधुनिकीकरण की बात होगी उसमें रज़ा शाह पहलवी का नाम सबसे पहला आएगा। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।